हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीयूईटी के बारे में जो डिस्कशन किया था उसी को कंटिन्यू करेंगे और इस वीडियो में लास्ट ईयर क्या हुआ, कैसा हुआ, उसके बारे में एक ओवरव्यू ले लेंगे जिससे कि अपने को थोड़ा आइडिया लगे। इस बात को ध्यान रखिएगा कि लास्ट ईयर का एग्जैक्टली नया वर्जन है, लेकिन क्योंकि लास्ट ईयर पहली बार हुआ था और इस बार दूसरी बार एग्जाम हो रहा है तो काफ़ी सारे डिफरेंसेस भी आ सकते हैं, बट फिर भी ओवरव्यू लेने के आइडिया से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको एक समझ थोड़ी थोड़ी सी बिल्ड होगी। ठीक है, मार्किंग स्कीम की बात भी हम लोग करेंगे इस वीडियो में जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो उसको भी काफ़ी ध्यान से समझिएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्केल क्या है ना, लास्ट वीडियो में थोड़ा सा डिस्कशन किया था, थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। तो लगभग 1.5 महीने तक 1.5 मंथ ड्यूरेशन में एग्जाम कंडक्ट किया गया। हालांकि टोटल नंबर ऑफ डेज जिनमें ये एग्जाम हुआ था वो 20 ही थे, क्योंकि बीच बीच में गैप होता रहा, और टोटल 6 फेजेस में ये एग्जाम कंडक्ट किया था। फिर भी 18 दिन में महाभारत हो गया था, है ना। महाभारत का युद्ध जो बोला जाता है माइथोलॉजी में, वो 18 डेज में कंप्लीट हुआ था और सीयूईटी कंडक्ट कराने में 20 डेज लग गए और एक सेंटर पर भी नहीं हुआ था। कुल मिलाकर के कुछ 489 सेंटर्स में हुआ और ये सारे के सारे सेंटर्स 259 इंडियन सिटीज में थे और उसको छोड़ करके 10 ऐसी ग्लोबल सिटीज़ हैं, दूसरे देशों के सिटीज़ हैं, जिसमें न्यूयॉर्क भी है, रियाद है, दुबई है, सिंगापुर है, ऐसे बहुत सारे और फॉरेन कंट्रीज़ में भी इस एग्ज़ाम को कंडक्ट किया गया था। मनामा है, दोहा है, दुबई है, काठमांडू नेपाल में ही है, पड़ोस में बिल्कुल। और इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे एरियाज़ भी जो रिलेटिवली बहुत बड़े शहर नहीं हैं, है ना। अररिया है आपका, आरा है, बेगूसराय, बेतिया, है ना, यूपी में भी गाज़ीपुर है, मऊ है, तो बहुत सारी जगह पर, सोनभद्र है, यूपी और एमपी बॉर्डर पर आपको मिलता है। इन सारी जगह पर भी एग्जाम कंडक्ट हुआ था। अगर आप एक लेवल पर इसका कंपैरिजन देखना चाहेंगे तो 489 सेंटर्स तो आपके रहे सीयूईटी में, और जो इंडिया का सबसे बड़ा लास्ट ईयर एग्जाम था वो था नीट, जिसमें टोटल नंबर ऑफ सेंटर्स थे 497। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट टाइम पर ही, और इस बार ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि सबसे बड़ा K-12 के बाद जो इंडिया में एग्जाम होगा वो सीयूईटी होने वाला है। उसके बहुत सारे ऑब्वियस रीजंस भी हैं। अगर आप नीट से भी कंपेयर करेंगे तो उसमें 497 सेंटर्स थे, इसमें 489 सेंटर्स थे, राइट। अच्छा, ये बात हम लोगों ने पिछली बार भी कर ली थी। टोटल 14.9 लाख कैंडिडेट्स थे जिन्होंने फॉर्म को फिल किया, बट जो लोग सेंटर्स तक पहुंचे, है ना, आपने ये पहले देखा, देखिए ये जो टोटल 6 फेजेस में हुआ, इसमें किस दिन कितने लोगों को अपीयर करना था, है ना, किस किस फेज में, इनको आप मिलाएंगे तो ये लगभग 14.9 लाख के आसपास आपको मिलेगा। बट इनमें से बहुत सारे लोग एग्जाम देने गए ही नहीं। क्यों नहीं गए? बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न था, पहली बार एग्जाम हो रहा था, इसके साथ में बहुत सारे लोगों की प्रिपरेशन नहीं होती। और हर एग्जाम में, इंडिया में आप कोई भी एग्जाम उठा करके देखेंगे, जितने लोग फॉर्म फिल करते हैं उनमें से कई सारे लोग फॉर्म फिल करने के बाद भी एग्जाम देने नहीं जाते हैं। हालांकि यहाँ पर वो नंबर काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट था, काफ़ी ज़्यादा बड़ा नंबर था। कितना था? अप्रॉक्सीमेटली 40% देने ही नहीं गया, 60% लोगों ने ही अटेम्प्ट किया। और जितने लोगों ने अटेम्प्ट किया ना, उतने में से लगभग 19% लोगों को कोई ना कोई सीट मिल पाई। 81% लोग जिन्होंने एग्जाम अटेम्प्ट किया था उनको कोई भी सीट नहीं मिल पाई। तो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। मेजॉरिटी को, और अच्छी खासी मेजॉरिटी को, 81% लोगों को अगर सीट ना मिले, इसका मतलब आउट ऑफ 181 ऐसे लोग हैं जिनको सीट नहीं मिल पा रही और उन्होंने फॉर्म फिल किया है, अटेम्प्ट भी किया है। तो ये लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन का ओवरऑल, बहुत ब्रॉडली अगर हम लोग देख रहे हैं, ओवरऑल सीयूईटी के सारे यूनिवर्सिटीज मिलाने के बाद तो भी लेवल अच्छा खासा है। टॉप कॉलेजेस की बात करेंगे तो वहां पर तो कॉम्पिटिशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक, अच्छा, एग्जाम पैटर्न कैसा था इसको समझ लेते हैं। 13 लैंग्वेजेस में कंडक्ट किया गया था। दो बात ध्यान से समझिएगा। लैंग्वेजेस का मतलब क्या है? एक तो आपका मीडियम क्या है, आपका मीडियम हिंदी हो सकता है, मराठी हो सकता है, गुजराती हो सकता है, प्रमुख भारतीय भाषा, मेन इंडियन लैंग्वेजेस है, उनमें किया गया। और लैंग्वेजेस को आप एज ए सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं, राइट। तो आपका मीडियम क्या है और लैंग्वेज को आप एज ए सब्जेक्ट ले रहे हैं, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, इसको ध्यान रखिएगा, है ना। अच्छा, और क्योंकि 13 लैंग्वेजेस आपका मीडियम भी थी, इस वजह से लैंग्वेजेस को 2 सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया गया। एक में आपकी 13 लैंग्वेजेस आ जाती है और दूसरे में आपकी 20 लैंग्वेजेस रहती हैं, और इनको आप एज ए सब्जेक्ट भी ले सकते हो, जो मैं आप इसी वीडियो में आगे आपसे बात करूंगा।
अच्छा, कौन कौन सी लैंग्वेजेस है? मेन इंडियन लैंग्वेजेस हैं, असमीज है, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, है ना। और ये इंग्लिश और हिंदी को छोड़ करके सबसे ज़्यादा लोग इंग्लिश में और हिंदी में ही अटेम्प्ट करते हैं इंडिया में, है ना। अच्छा, सारे सब्जेक्ट्स में क्या हो रहा था, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको पहले भी एम्फेसाइज किया था फर्स्ट वीडियो में भी, इसको ध्यान से समझिएगा। 45 मिनट्स आपको मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 45 मिनट्स। क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं 50, अटेम्प्ट करने होते हैं 40, यानी कि 1 मिनट से भी कम टाइम है आपको एक क्वेश्चन पढ़ करके ये समझने का कि अटेम्प्ट करना है या नहीं करना है, और करना भी है तो आपको करके आगे बढ़ जाना है। तो टाइम की बहुत ज़्यादा लिमिटेशन है, और ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए, सारी लैंग्वेजेस के लिए एप्लीकेबल है। सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा टेस्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं जनरल टेस्ट, उसको छोड़ दीजिए। वहाँ पर टोटल आपको 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, और टाइम भी रहता है 60 मिनट्स। 60 मिनट्स मिले, ऑप्शन आपको दिया गया टोटल 75 क्वेश्चंस का, अटेम्प्ट आपको करने हैं 60। यहाँ पर हर क्वेश्चन को करने के लिए और इन एवरेज 1 मिनट आपको मिल रहा है। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि नॉर्मल कोई सब्जेक्ट या लैंग्वेज उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा है। यहाँ पर 60 मिनट्स है और अल्टीमेटली 60 क्वेश्चंस करने हैं। यहाँ पर आपके पास 45 मिनट्स है और 40 क्वेश्चंस करने हैं। तो यहाँ पर आपको 1 मिनट से थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। यहाँ पर वैसा केस नहीं है, मैंने जो अभी बोला कि यहाँ पे ज़्यादा टाइम मिल रहा है, एक्चुअली यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड भी आते हैं, और कुछ क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड होते हैं जिसमें थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है, ठीक है। बट लगभग कंपेरेबल टाइम है दोनों ही फॉर्मेट्स में, दोनों ही अलग अलग तरह के टेस्ट के लिए। लेकिन ध्यान ये रखना है कि दोनों ही जगह पर टाइम आपको काफ़ी कम मिल रहा है, ठीक। अच्छा, कोई भी ऐसा कैंडिडेट है और वो चाहे कि वो सारी लैंग्वेजेस का भी टेस्ट दे दे, और वो चाहे कि सारे जितने डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं 27 उनको भी दे दे और जनरल टेस्ट भी दे दे, क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। देखिए, सीयूईटी एंट्रेंस को 3 सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है ना। एक है फर्स्ट सेगमेंट, सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन सेकंड और सेक्शन थर्ड। अच्छा, सेक्शन फर्स्ट में क्या है? लैंग्वेजेस हैं। क्या है? लैंग्वेजेस। इसको भी आप देखेंगे तो फर्स्ट ए और फर्स्ट बी में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट ए में वही 13 लैंग्वेजेस हैं जो आपका मीडियम भी हो सकती है, और फर्स्ट बी में बाकी लैंग्वेजेस है। इसमें कई फॉरेन लैंग्वेजेस भी हैं और कुछ इंडियन लैंग्वेजेस भी हैं। संस्कृत जैसी लैंग्वेज भी आपको फर्स्ट बी में देखने को मिलेगी। तो फर्स्ट सेक्शन जो था वो आपका हो गया लैंग्वेजेस का। सेकेंड सेक्शन जो है उसमें आपके टोटल 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं, और इसमें क्या किया है, डीयू ने, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली जो आपकी सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी है, आप आगे की वीडियोस में देखेंगे, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा कि डीयू की कितनी ज़्यादा डोमिनेंस है ना। जब हम बेस्ट कॉलेजेस की बात करेंगे, ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स में बात करेंगे खास तौर से, तो आपको डीयू की डोमिनेंस बहुत अच्छे से दिखेगी। डीयू ने इन 27 सब्जेक्ट्स को भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। एक को बोला है B1 जिसमें 20 सब्जेक्ट्स हैं जो मेनली ज़्यादा कॉमन सब्जेक्ट्स हुआ करते हैं, और इन्होंने एक दूसरी कैटेगरी बनाई हुई है B2 जिसमें आपको 7 सब्जेक्ट्स अलग से मिलेंगे जो उतने कॉमन नहीं है। जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड नाम का एक टेस्ट है, एक सब्जेक्ट होता है, एंटरप्रेन्योरशिप नाम का एक सब्जेक्ट होता है, डांस है। तो ये जो रिलेटिवली अनकॉमन सब्जेक्ट्स हैं, कम लोग जिनको लेते हैं, वो उन्होंने सेकेंड लिस्ट में बनाया हुआ है। जो थर्ड कैटेगरी है उसमें एक ही टेस्ट है और वो है आपका जनरल टेस्ट। अब कोई ऐसा कैंडिडेट है जो चाहता है कि वो मैक्सिमम टेस्ट दे पाए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट्स को अटेम्प्ट करने की इच्छा है जिससे कि पॉसिबिलिटीज बहुत सारी बढ़ जाए, तो मैक्सिमम 9 टेस्ट ही अलाउड है, इससे ज़्यादा आप नहीं दे सकते हो। और इन 9 को देने का भी एक तरीका है। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ 9 लैंग्वेजेस ले ली और आप टेस्ट दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। 2 जो तरीके हैं उसमें क्या है कि आप, पहला मेथड ऐसा है कि आपने लैंग्वेजेस वाले जो फर्स्ट सेक्शन है इससे आपने कोई 2 लैंग्वेजेस ले ली। जनरल टेस्ट तो एक ही है, आप एक ही जनरल टेस्ट दे सकते हैं, एक ये हो गया। तो 2 + 1 = 3, 9 - 3 = 6। तो उस केस में आप 6 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में टेस्ट दे पा रहे होंगे। ये पहला मेथड है। सेकेंड जो मेथड है उसमें क्या है कि आप फर्स्ट सेक्शन में 3 लैंग्वेजेस ले सकते हो। जनरल टेस्ट फिर से आप एक है तो एक ही दे पाएंगे, और यहाँ पर 3 + 1 = 4, 9 - 4 = 5। तो इस केस में आप मैक्सिमम 5 डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट में सीयूईटी को अटेम्प्ट कर पा रहे होंगे, ठीक है।
थोड़ी थोड़ी बात आपको ये समझ में आई होगी। 9 देने वाले लोग नहीं होते हैं, बहुत कम लोग हैं जो 9 देते हैं। नॉर्मली ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग एक लैंग्वेज ले लेते हैं, 3 अपने डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स ले लेते हैं। अगर मान लीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बैकग्राउंड के हैं तो पीसीएम तीनों लोग ट्राई कर लेते हैं, है ना। और जनरल टेस्ट भी कई लोग ले लेते हैं क्योंकि कुछ कुछ कोर्सेज में कंपलसरी होता है जनरल टेस्ट। अच्छा, कॉमर्स में है तो आपने मान लीजिए इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, सबसे पहले इकोनॉमिक्स और बीएसटी ले लिया, ये ले सकते हैं। आर्ट बैकग्राउंड से है तो आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, है ना। तो अपने 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट तो लोग लेते ही हैं, लेकिन फिर भी मेरा ये सुझाव है कि आपको एक और डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट ले लेना चाहिए अगर पॉसिबल है तो। क्यों? कई बार क्या होता है कि आपने अकाउंट्स ले लिया, मान लीजिए इकोनॉमिक्स ले लिया, अकाउंटेंसी है इकोनॉमिक्स, और बीएसटी आपने बिजनेस स्टडीज ले लिया और आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, और 4th सब्जेक्ट आप अप्लाइड मैथमेटिक्स भी अगर ले सकते थे तो ले लेना चाहिए था, क्योंकि कभी कभी बेस्ट 3 आउट ऑफ 4 कंसीडर हो जाता है। क्या हो जाता है? बेस्ट 3 आउट ऑफ 4 या बेस्ट 2 आउट ऑफ 3 भी कभी कभी कंसीडर करते हैं। तो ऐसा तो मत करिए कि आपने सिर्फ 2 ही डोमेन स्पेस सब्जेक्ट्स लिए, 3 ले लीजिए, और अगर पॉसिबल है तो 4 भी ले लीजिए। अगर 4th में आपकी परफॉर्मेंस खराब हो गई तो भी बेस्ट कंसीडर किया जा रहा है, उससे आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा है ना। अच्छा, तो ये पॉसिबिलिटीज थी, इन्हीं पॉसिबिलिटीज को हम लोग फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला क्या था? 2 लैंग्वेजेस फ्रॉम सेक्शन 1A एंड सेक्शन 1B टेकन टुगेदर। इसको मैं अभी आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। फिर मैक्सिमम 6 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स आप ले सकते थे और एक जनरल टेस्ट है जिसको आप ले सकते थे, राइट। अच्छा, सेकेंड मेथड क्या था कि आपने 3 लैंग्वेजेस ले ली, सेक्शन 1A एंड 1B टेकन टुगेदर। 1A में वही आपकी जिसमें 13 लैंग्वेजेस आ रही थी, जो आपका मीडियम भी हो सकता है, और 1B में रिमेनिंग लैंग्वेजेस थी। तो इन दोनों को मिला करके आप 3 लैंग्वेजेस ले सकते हो। अच्छा, 1A से ही 3 की तीनों लैंग्वेजेस लिया सकती हैं क्या? बिल्कुल, आप 1B से एक भी मत लीजिए, 1B से भी आप तीनों ले सकते हो, या फिर आपने 1A से 2 लैंग्वेजेस ले ली और एक 1B से ले ली, या फिर आपने एक लैंग्वेज ली 1A से और 2 लैंग्वेजेस ले ली आपने 1B से। तो ये सारे के सारे कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। इसको भी अभी हम लोग देख लेंगे आगे की स्लाइड्स में। दूसरा वही है कि यहाँ पर आपके 5 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स बचेंगे और एक जनरल टेस्ट जो आपका था वो तो आपका बचेगा ही बचेगा, ठीक। अच्छा, तो अभी हम लोगों ने ये बात समझ ली कि मैक्सिमम 9 टेस्ट ही दिए जा सकते हैं, जिसमें आपको एक जनरल टेस्ट होगा, 2 लैंग्वेजेस वाला एक ऑप्शन है या 3 लैंग्वेजेस वाला एक ऑप्शन है। जब 2 लैंग्वेजेस हैं तो आप मैक्सिमम 6 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स ले पा रहे होंगे, और जब 3 लैंग्वेजेस हैं उस केस में आप मैक्सिमम 5 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स ले पा रहे होंगे, ठीक। अच्छा, ये वही एग्जांपल है जो मैंने आपसे बात की थी। अगर आप सेक्शन 1A और 1B में पहले केस में सिर्फ 2 लैंग्वेजेस लेने का ऑप्शन लेकर के जा रहे हैं, तो एक पॉसिबिलिटी, एक संभावना क्या है कि दोनों की दोनों लैंग्वेजेस आपकी उन 13 लैंग्वेजेस में से ही आ गई। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि आपकी दोनों की दोनों लैंग्वेजेस 1B से आ गई, है ना। और एक पॉसिबिलिटी ऐसी भी है कि एक आपकी 1A से आ गई और एक आपकी 1B से आ गई, राइट। सेकंड जो ऑप्शन था, सेकंड ऑप्शन में मैक्सिमम 3 लैंग्वेजेस जो आप ले सकते हैं, तो आपने फर्स्ट एक से जो 13 लैंग्वेजेस थी उन्हीं की तीनों लैंग्वेजेस उठा ली वहां से। दूसरा क्या हुआ कि आपने यहां से 2 रहने दी और एक लैंग्वेज को आपने 1B से ले लिया। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हुई, यहां पर एक ही रहने दिया, 2 आपने कोई लैंग्वेजेस उठा ली 1B से। और फोर्थ पॉसिबिलिटी इसमें हो जाएगी कि 3 की तीनों लैंग्वेजेस, अब कोई अरेबिक ले रहा है, जर्मन ले रहा है और संस्कृत ले रहा है। हाइपोथेटिकल है, बट सोचिए कैसा इंसान होगा वो, जर्मन लैंग्वेज भी पढ़ रहा है यूरोप की, और अरेबिक लैंग्वेज पढ़ रहा है मिडिल ईस्ट की, और इंडिया की जो एंशिएंट लैंग्वेज है संस्कृत, उसको भी पढ़ रहा है, राइट। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन भी पॉसिबल है। अच्छा, ये आ जाते हैं हम लोग सेक्शन 2 में। सेक्शन 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आप में से ज्यादातर लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो लैंग्वेजेस को भी आगे पढ़ेंगे, है ना, BA हिंदी, BA इंग्लिश, इस तरह के कोर्सेज भी करेंगे, बट सबसे ज़्यादा लोग डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स को लेकर के ही आगे बढ़ते हैं। और सबसे डिफिकल्ट भी ये होता है ना। आप मार्क्स भी देखेंगे तो कई बार आपको इनमें काफ़ी कम मार्क्स आते हुए देख रहे होंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने सेक्शन 2 के जो सब्जेक्ट्स थे 27, उनको 2 लिस्ट में डिवाइड कर दिया। पहली जो लिस्ट बनाई उसको बोला B1, जिसमें आपको 20 ऐसे सब्जेक्ट्स मिलेंगे जो रिलेटिवली ज़्यादा कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, जैसे अकाउंटेंसी हो गया, या फिर बुक कीपिंग, है ना, इकोनॉमिक्स है, या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स है।
है ना, होम साइंस हो गया, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है, संस्कृत, सोशियोलॉजी, ये सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, केमिस्ट्री है, बिजनेस स्टडीज, जो बहुत सारे लोग लेते हैं। तो इसका इन्होंने एक कैटेगरी बना दी। ऐसा डीयू ने इसलिए किया है क्योंकि कई बार इन्होंने ऐसा कर दिया है कि आपको B1 से ही कम से कम 2 सब्जेक्ट्स लेने हैं। अगर आपको डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स 3 लेने, मान लीजिए किसी कोर्स के लिए, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो ऐसा नहीं है कि आप 3 के तीनों इनमें से उठा लें। समझ रहे हैं, उन्होंने इन सब्जेक्ट्स को रिलेटिवली कम इंपॉर्टेंस दी है डीयू ने। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? एंटरप्रेन्योरशिप है, मास मीडिया है, फाइन आर्ट्स है, विजुअल आर्ट है, परफॉर्मिंग आर्ट्स है ना, टीचिंग एप्टीट्यूड है, फिजिकल एजुकेशन है, नॉलेज ट्रेडिशन प्रैक्टिसेस इंडिया, इस तरह के सब्जेक्ट्स हैं जिनको ज़्यादा प्रोमिनेंस, रिलेटिवली थोड़ी सी कम प्रोमिनेंस दी है। आप इनमें से भी एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, बट कंडीशन ये लगा दी है कि अगर आपको 3 सब्जेक्ट्स पिक करने हैं तो आपको 2 फ्रॉम लिस्ट B1 होना चाहिए। 3 के तीनों भी यहाँ से हो सकते हैं, लेकिन 2 तो होने ही चाहिए। इस तरह की कंडीशन लगा रखी है। अब जब 2 और 3 की बात कर रहा हूँ, ये हर कोर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ध्यान रखिएगा, लेकिन कहीं कहीं पर, और वो कहीं कहीं पर ये डिफ्रेंसिएशन बना रहे हैं। इसी वजह से दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इन डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स को भी डिवाइड कर दिया, सेपरेट कर दिया, सेग्रीगेट कर दिया है 2 अलग अलग ग्रुप्स में। ठीक है, आगे होगी आपको बात समझ में। थर्ड सेक्शन बहुत ही सिंपल है, जिसमें आपका सिर्फ और सिर्फ क्या आता है? जनरल टेस्ट, है ना। कुछ ऐसे कोर्सेज भी हैं यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ पर आपको सिर्फ जनरल टेस्ट देना है, बाकी कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। तो आप सिर्फ और सिर्फ जनरल टेस्ट अगर अच्छे से कर रहे हैं तो इसके दम पर भी आपको कुछ यूनिवर्सिटीज़ के कुछ कोर्सेज में एडमिशन मिल सकता है। आ रही बात समझ में? अच्छा, अब हम लोग एग्जाम पैटर्न पर एक बार फिर से वापस आ जाते हैं। एग्जाम पैटर्न किस दिन होगा, कैसे होगा, स्लॉट्स की टाइमिंग क्या रहेगी? तो नॉर्मली क्या होता है कि ये जो एग्जाम था ये 2 स्लॉट्स में कंडक्ट किया गया था, है ना, और बहुत सारे दिनों तक, टोटल 20 डेज चला था, लेकिन जो टोटल ड्यूरेशन थी वो 1.5 महीने की थी, 1.5 मंथ, है ना। अच्छा, अब 2 स्लॉट्स में जो पहला स्लॉट है वो आपका होता है 195 मिनट्स का, और जो सेकंड स्लॉट होता है वो होता है आपका 225 मिनट्स का। और ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बोलते हैं इसको। अब 195 है तो देखिए 45 मिनट्स में आप क्या दे पाते हो? कोई एक टेस्ट दे पाते हो। अगर आप 45 × 3 कर दो और प्लस 60 कर दो, ये 60 किसके लिए है? जनरल टेस्ट के लिए, और ये कितना हो जाएगा? 135, तो आपको मिल जाएगा कितना? 195। तो आप ये समझ सकते हैं कि 3 कोई ऐसे एग्जाम्स है, ऐसे टेस्ट जो 45 मिनट ड्यूरेशन के हो रहे हो, वो आप दे सकते हो, और इसी में साथ ही साथ एक जनरल टेस्ट दे सकते हो। इसका मतलब कुल मिला के बात ये हो रही है कि जनरल टेस्ट आपका फर्स्ट स्लॉट में ही हो रहा है, और ये जो बाकी 3 है इनमें एक लैंग्वेज हो सकती है या फिर 2 आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन ही बन सकता है। ऐसा नहीं है कि आप 3 के तीनों डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स इसमें लेकर के चले जाएंगे, एक लैंग्वेज आपको मिलेगी। दूसरा वाला जो केस है, सेकंड स्लॉट 225, अगर 45 का किसी को टेबल याद है ना, तो आप समझ जाओगे 45 × 5 इज 225। तो यहाँ पर आप 5 ऐसे टेस्ट दे पा रहे होंगे जिनकी ड्यूरेशन 45 मिनट्स ईच है। ऐसे में 2 पॉसिबिलिटीज बनती हैं, या तो आप एक लैंग्वेज ले लीजिए और आप 4 डोमेन स्पेसिफिक जो टेस्ट है वो दे सकते हैं, या फिर आपने 2 लैंग्वेजेस ले ली और 3 डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट दे पा रहे होंगे। ये कॉम्बिनेशन नहीं है कि आपने 3 लैंग्वेजेस ले ली और डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट आप 2 दे पा रहे हैं। किसी एक दिन ऐसा नहीं आपको देखने को मिलेगा। यानी कि बात ये हो रही है कुल मिला करके कि मैक्सिमम फर्स्ट स्लॉट में आप एक लैंग्वेज दे पा रहे होंगे और सेकंड स्लॉट में 2 लैंग्वेजेस दे पा रहे होंगे। अगर आपने टोटल ज़्यादा लैंग्वेजेस ले रखी हैं तो ऐसे में क्या होगा, आपको किसी और दिन भी आना पड़ जाएगा। ठीक है, बस इतनी सी बात है। अच्छा, तो दोनों स्लॉट्स की बात जो हम लोगों ने कर रही है वही इन्होंने लिखा हुआ है, इसको देख लेते हैं। अ कैंडिडेट कुड अपीयर फॉर 1 लैंग्वेज। मेरा गला थोड़ा सा खराब है ना, तो प्लीज़ डोंट माइंड, थोड़ा सा सर्दी लगे, मुझे ट्रैवल काफ़ी करना पड़ा। एनीवेज वापस आ जाते हैं। अ कैंडिडेट कुड अपीयर फॉर 1 लैंग्वेज, मैक्सिमम ऑफ 2 डोमेन सब्जेक्ट्स एंड जनरल टेस्ट। ये आपका स्लॉट 1 है। स्लॉट 2 में क्या है? मैक्सिमम ऑफ 1 लैंग्वेज एंड 4 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, और 2 लैंग्वेजेस एंड 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। जो डोमेन्स लिखा हुआ है इसको आप डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स रीड करिएगा। ठीक, अच्छा, ये बात हम लोगों ने अभी कर ली थी। तो 2 स्लॉट्स में पड़ेगा, बस कुल मिला के बात इतनी है ना। आपको एक ही साथ सारे टेस्ट मिल जाएंगे ये भी जरूरी नहीं है। आपने कौन से सब्जेक्ट्स पिक किए ना उस पर ही डिपेंड करेगा। तो
सब्जेक्ट्स आपने क्या पिक किए हुए हैं उसके हिसाब से आपको टाइम आपका जो भी शेड्यूल है वो मिल करके बन करके मिल जाएगा। अच्छा, अब ये जो आती है बात अगली मार्किंग स्कीम की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको काफ़ी ध्यान से समझिएगा, है ना। ये जो कुछ ब्लू या वायलेट कलर से मार्क्ड आपको दिख रहा है, इसका क्या मतलब है? कोई भी क्वेश्चन आपको मिलेगा ना, तो मान लीजिए ये जो लाइट ग्रे बैकग्राउंड है या इसको व्हाइट जैसा आपको दिख रहा होगा, इस तरह के बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं रहेगा, बस ऐसा करके बना रहेगा। और जो बैकग्राउंड एज इट इज रहा, ये तब है जब आपने अभी तक उस क्वेश्चन को विजिट नहीं किया। कंप्यूटर बेस्ड है, तो आप जब विजिट करते जा रहे हैं, आपने एक ही बार देख लिया तो माना जाएगा कि आपने विजिट कर लिया। जब तक विजिट नहीं किया है तो उन क्वेश्चंस के ऊपर कोई भी कुछ भी चेंज नहीं होगा। आपने विजिट कर लिया और छोड़ दिया, कुछ भी नहीं किया, तो ऑटोमेटिकली वो क्वेश्चन का जो बैकग्राउंड है वो रेड हो जाएगा और माना जाएगा नॉट आंसर्ड। आपने अगर विजिट कर लिया और आपने कोई ऑप्शन को मार्क कर दिया तो ग्रीन हो जाएगा कि आपने इसको आंसर कर दिया है, तो बोला जाएगा आंसर्ड। ठीक। अच्छा, अगर आपने पढ़ा और आपको लगा यार इसको रिव्यू के लिए छोड़ देता हूं, बाद में देखा जाएगा, तो ये ब्लू या वायलेट जो आपको दिख रहा है, मुझे वायलेट लग रहा है वैसे ये, तो ये आपका वायलेट कलर से मार्क हो जाएगा। और इसका मतलब क्या हुआ, आपने रिव्यू के लिए मार्क किया हुआ है लेकिन आपने इसको अटेम्प्ट नहीं किया, तो इसमें इसको अटेम्प्ट किया हुआ नहीं माना जाएगा। बट जिस क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट कर लिया लेकिन वहां पर भी डाउट है, मुझे लगता है कि सी होगा बट आई एम नॉट 100% श्योर, ऐसे केस में भी आप रिव्यू के लिए मार्क कर सकते हैं। अब इसको ध्यान से समझिएगा, आपने रिव्यू के लिए मार्क कर दिया लेकिन आप ऑलरेडी सी मार्क कर चुके हैं, तो क्या होगा, तो इस केस में आपका ग्रीन का थोड़ा सा पोर्शन दिखेगा और ये ऊपर से ब्लू दिखेगा कि ये आपको रिव्यू भी करना है ऑल्दो आप मार्क कर चुके हो। अब मान लीजिए आपको टाइम नहीं मिला और 45 मिनट्स कंप्लीट हो गए, तो जो आपने मार्क किया था ना वो यहाँ पर काउंट किया जाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी मार्क करने के बाद रिव्यू के लिए आपने इसको छोड़ा हुआ है। और अगर आपने बिना मार्क किए रिव्यू के छोड़ा होता तो ये पूरा का पूरा बैकग्राउंड इसका ब्लू या फिर वायलेट हो जाता। ठीक, तो ये टोटल 5 कैटेगरीज पॉसिबल हैं जो आप इसको टेस्ट में बैठेंगे, इसको अटेम्प्ट करेंगे। और इसमें मार्किंग स्कीम जो है वो आगे कैसे चलेगी, तो एक एक करके देखेंगे। अगर आपने सही क्वेश्चन का आंसर सही कर दिया तो यू विल गेट +5 मार्क्स, है ना। और टोटल क्वेश्चंस कितने हो रहे हैं, 40 into 5 is 200, तो मैक्सिमम मार्क्स आपको 200 ही मिलेंगे एक्सेप्ट जनरल टेस्ट, जहां पे टोटल 60 क्वेश्चंस हैं, तो मैक्सिमम मार्क्स 300 हो जाएगा। अच्छा, निगेटिव मार्किंग भी है, ये काफ़ी ध्यान से समझिए। और निगेटिव कितना है, -1। इन केस अगर आपने रॉन्ग आंसर कर दिया तो आपको मिल जाएगा -1। आपने क्वेश्चन देखा और कुछ भी मार्क नहीं किया, छोड़ दिया, तो क्या है, अनआंसर्ड क्वेश्चन के लिए आपको या मार्क फॉर रिव्यू, और आपने अभी तक उसको आंसर मार्क नहीं किया था, मार्क फॉर रिव्यू छोड़ दिया था, तो उसको अनआंसर्ड ही माना जाएगा और ऐसे केस में आपको मार्क मिलेगा 0। ये तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बस इसमें ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि नेगेटिव है और नेगेटिव -1 है। मार्क्स सही करने पर आपको कितना मिल रहा है, +5 मिल रहा है। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, बहुत ज़्यादा हार्श नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आईआईटी में कई बार +3 और -1 हो जाता है, तो आपने अगर गलत कर दिया तो बहुत बड़ी कॉस्ट आप चुका रहे होते हैं। कभी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लोग मैथ्स में पढ़ेंगे या प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि इसमें +3 और -1 और +5 और -1 में कितना बड़ा डिफरेंस है। खैर ये सारे लोगों का सब्जेक्ट की बात नहीं है, तो इसको अभी ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। बट आपके में निगेटिव तो है, बट बहुत हार्श निगेटिव मार्किंग नहीं है। फिर भी सोच समझ करके मार्क करना है, ऐसा नहीं है कि आप तुक्का मार करके आगे बढ़ जाए। अच्छा, इसके बाद के जो पॉइंट्स हैं वो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। कभी कभी क्या होता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसके एक से ज़्यादा ऑप्शंस ठीक हो गए। अच्छा, तो अब कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार इसके तो दोनों ऑप्शन ठीक लग रहे हैं, तो इसको मैं मार्क करूं या ना करूं। आउट ऑफ 4 ऑप्शंस, ठीक है, 4 ऑप्शंस है, मान लीजिए ये ऑप्शन भी सही है और ये ऑप्शन भी सही है, तो ऐसे में जिन लोगों ने दोनों करेक्ट ऑप्शंस में से कोई भी एक ऑप्शन मार्क किया होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आप दोनों तो मार्क करके आ नहीं सकते, एक मार्क करके वो काउंट कर लेगा कि आपने मार्क कर दिया। इसलिए दोनों में से अगर आपने कोई भी एक सही मार्क किया है तो आपको पूरे मार्क मिलेंगे। आपने अगर इनमें से कोई गलत मार्क कर दिया था, दोनों तो सही है लेकिन सी और डी ऑप्शन गलत भी तो है, अगर आपने सी या डी मार्क कर दिया था तो इसमें आपको नेगेटिव ही मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर दोनों में से कोई भी एक सही मार्क कर दिया तो पूरे मार्क्स मिलेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और पॉसिबिलिटी है कि कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसके 4 के चारों ऑप्शंस पूरे पूरे ठीक हो जाए। क्या हो जाए,
ऑल द गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट, ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में आप अगर ये सोचते हैं कि चारों ही सही हैं तो भी कोई ना कोई मार्क करके जरूर आना है। अगर आपने मार्क नहीं किया तो यह अनआंसर्ड माना जाएगा और फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इवन दो चारों ऑप्शंस ठीक है, आप किसी भी एक को मार्क करके आइए। अब होगा क्या, जब आप एग्जाम देते हैं ना, अभी तो बहुत आसान लग रहा है, आपको चारों सही लग रहे हैं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाओगे। और अगर कंफ्यूज हो गए तो आपका टाइम चला जाएगा और हो सकता है आप उस क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़ जाओ। तो ऐसे में अगर आप किसी ऑप्शन को लेकर के श्योर हो कि यार बाकी भी सही लग रहे हैं लेकिन ये तो डेफिनेटली सही है, तो आप मार्क कर दीजिएगा। ठीक, अच्छा, ये बात आपको समझ में आ गई। ये पहला पॉइंट जो मैंने समझाया था आपको, इफ मोर देन वन ऑप्शन इज फाउंड टू बी करेक्ट देन 5 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड टू ओनली दोज, ऐसा नहीं है सबको, ओनली दोज हु हैव मार्क्ड एनी ऑफ द करेक्ट ऑप्शंस। ठीक, और सारे सही हैं तो भी उसी को मिलेगा जिसने अटेम्प्ट किया होगा। और एक पॉसिबिलिटी और बनती है, वो पॉसिबिलिटी क्या है कि जितने भी ऑप्शंस आपको दिए गए हैं सारे के सारे ऑप्शन ही गलत हैं, कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है, या फिर क्वेश्चन ही गलत आ गया। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना। बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, बहुत सारी कमिटीज से बैठती हैं, बहुत पहले से एग्जाम बन जाता है, फिर भी इस तरह की मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो अगर ऐसा हो गया कि इफ नन ऑफ द ऑप्शंस इज फाउंड टू बी करेक्ट, इज फाउंड करेक्ट और फाउंड टू बी करेक्ट, और ए क्वेश्चन इज फाउंड टू बी रॉन्ग, क्वेश्चन ही गलत हो गया, और ए क्वेश्चन इज ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड कब होगा, जब गलत क्वेश्चन आ गया तो उसको बाद में इवैल्यूएशन के टाइम पे ड्रॉप कर देंगे। और नॉर्मलाइजेशन वाला भी सीन होगा जिसकी बात हम लोग डिटेल में करेंगे आगे के वीडियो में। लेकिन अगर क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया देन ऑल कैंडिडेट्स हु हैव अटेम्प्टेड द ड्रॉप क्वेश्चन विल बी गिवन +5 मार्क्स। जिन लोगों ने इसको अनआंसर्ड छोड़ दिया होगा उनको नहीं, जिन्होंने इसको अटेम्प्ट किया होगा। अब एक बात समझिए, ये काफी डिफिकल्ट केस है। इसमें किसी ने आंसर निकाला और उसका आंसर सही आया, बट ऑप्शंस 4 के चारों गलत दे रखे हैं, कहीं मैच नहीं कर रहा, तो ऐसे में लगेगा यार अटेम्प्ट कर लूँ या ना करूँ, राइट। आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा पिक करना। तो ऐसे केस में मेरा सजेशन है कि आप छोड़ के आगे बढ़ जाइए। बट अगर बहुत बड़ा क्वेश्चन था तो आपको पहले ही अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि टाइम आपके लिए मैटर करेगा इस वाले, ये एग्जाम ही ऐसा है, राइट। अगर क्वेश्चन ही गलत आ गया है, आपको मालूम है कि क्वेश्चन ही गलत है, 100% श्योर हो, ऑप्शन कुछ भी दिए हुए हैं, तो आप मार्क करके आ जाओ, क्योंकि फिर इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया जाएगा और किसी भी ऑप्शन को मार्क करने पर आपको +5 मार्क्स मिल रहे हैं। तो ये थोड़ी सी इंट्रिकेसीज हैं जो उन सारे लोगों को समझनी चाहिए जो स्मार्टली इस एग्जाम को देना चाहते हैं, क्योंकि आपके स्मार्टनेस आपकी रैंक बहुत आगे पीछे कर देगी, राइट। तो मार्किंग स्कीम बहुत ही क्रूशियल एस्पेक्ट है। मेरा सजेशन है कि इसी वीडियो को आप फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, इतना पोर्शन एटलीस्ट। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, या फिर डायरेक्टली आप इसको स्कैन करके भी हमें व्हाट्सएप पर अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। हम आपके CUET रिलेटेड, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस से रिलेटेड जितने भी डाउट्स उनको दूर करने की ईमानदार कोशिश कर सकते हैं, है ना। बहुत डिफिकल्ट है, DU का ही प्रॉस्पेक्टस आप उठा के देखो कितने कॉलेज में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो वी विल ट्राई आवर बेस्ट, जितनी भी कोशिश है हम आपको उसको आंसर करने की कोशिश करेंगे। गारंटी नहीं है, सब्जेक्ट्स में गारंटी दे दूंगा मैं, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, BST और बाकी जो भी सब्जेक्ट्स अपनी क्लास आपको ऑफर करती है, बट यहाँ पर कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन मिलेगा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कन्फ्यूजन को मिनिमाइज किया जा सके। एलिमिनेट हो जाएगा कन्फ्यूजन, ये बात नहीं है, क्योंकि सारे लोगों ने, यूनिवर्सिटीज़ ने, कॉलेज ने हमको पूरी अभी तक इन्फॉर्मेशन दी नहीं है। एनीवेज, कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में।